अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। 18 मई 2026 मैं जहां से बात कर रहा हूं वहां तो सुबह ही है, लेकिन जो आप लोगों को चूरन बेचा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, आज हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। ताजा तरीन फौजी स्टैब्लिशमेंट का चूरन 28वीं अमेंडमेंट का जो बेचा जा रहा है। लेकिन फौजी स्टैब्लिशमेंट के अंदर ही जो हमारे जराए हैं वो कहते हैं कि अगर ये स्टैब्लिशमेंट ये तरमीम पास हो जाती है तो ये पाकिस्तान को तोड़ने का फॉर्मूला होगा। इसीलिए आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक आईनी तरमीम या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कहानी नहीं है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, फ्यूचर का सवाल है और बड़ी डिटेल्ड रिसर्च और हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसकी बुनियाद के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। अगर ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, 28वीं तरमीम जो है, 26वीं कर ली इन्होंने, 27वीं कर ली, 28वीं करना चाहते हैं, 29वीं पे भी जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये मत समझना कि उधर नहीं जाएंगे। और अगर 29वीं के बाद इनका क्या प्लान है वो मैं वीलॉग कल कर चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है इस वीडियो की, सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर देख लीजिएगा। अब अगर तो ये प्रपोज 28 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाकई उसी तरह पास करने की कोशिश जाती है जिस तरह किया गया, हमारे पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो ये अमेंडमेंट या ये तरमीम पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, अनडू करने के लिए हो सकती है। बिल्कुल इसके ऊपर बात की जा रही है। आज हम जो है वो, लेकिन जज्बात के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम जो है वो हकायक, फैक्ट्स के ऊपर, तारीख, हिस्ट्री के ऊपर और स्ट्रैटेजी और ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद के ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मुल्क सिर्फ बॉर्डर्स से नहीं चलता, मुल्क ट्रस्ट से चलता है, एतमाद से चलता है, अवाम और रियासत के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चलता है। और जब फेडरेशन और अवाम के दरमियान वो ट्रस्ट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो नक्शे टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती। 1971 में ये हो चुका है, इसको मत भूलिए। अब 18वीं अमेंडमेंट क्यों आई थी, इस 28वीं अमेंडमेंट के लिए यह समझना जरूरी है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए। 1971 में पाकिस्तान टूट गया था, क्यों? सिर्फ इंडिया की वजह से नहीं, बहुत भोले अगर आप कहें कि हाँ इंडिया की वजह से, बल्कि इसलिए टूटा था क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट स्ट्रक्चर ने छोटे प्रोविंसेस को यह महसूस करवाया, वन यूनिट स्ट्रक्चर की वजह से जो अयूब खान लेके आया, उसने छोटे सूबों को यह महसूस करवाया कि इस्लामाबाद हम पर हुकूमत करता है। कराची से इस्लामाबाद इन्होंने शिफ्ट किया था नया नया, हमारे साथ पार्टनरशिप नहीं करता, ये हुकूमत करता है। ये जो पंजाब सुपरमेस्ट पंजाबी फौज का कॉन्सेप्ट आया, ये भी तभी आया था, प्लीज समझ लीजिए। उसके बाद कई डेकेड्स, दहाइयों तक बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी रही, आपके सामने आज दिन तक मौजूद है। सिंध में एंटी सेंटर पॉलिटिक्स रही, अब दोबारा से शुरू हो रही हैं। अगर जरदारी जाके पाकिस्तान खप्पे ना करता तो अब तक तो काम पूरा हो चुका होता। पश्तून बेल्ट में रियासत पे एतमाद खत्म हो चुका है, क्योंकि पश्तून बेल्ट के अंदर अफगानिस्तान पे इल्जाम लगाया जाता है ये सोचे समझे बगैर कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दोनों तरफ एक ही कौम आबाद है ड्यूरेंट लाइन के। फिर 2010 में आखिरकार 18वीं तरमीम आई और उस अमेंडमेंट ने जो सूबे हैं, छोटे सूबे हैं, तमाम सूबे हैं, प्रोविंसेस को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी, सूबाई खुद मुख्तारी की बुनियाद रखी, रिसोर्सेज जो उनके पास हैं उसके ऊपर हक दिया, और फेडरेशन जो है उसको डिसेंट्रलाइज्ड बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान मजबूत हुआ। ये एक सियासी कॉम्प्रोमाइज था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद, और पाकिस्तान को जोड़ के रखने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज किया गया। लेकिन अब जो 28वीं तरमीम की बातें सामने आ रही हैं वो उस कॉम्प्रोमाइज को रिवर्स करने के लिए ये हरकत की जा रही है, और इसके ऊपर फौज तकरीबन 10 साल से काम कर रही है। आप देखो ना, 2010 में इन्होंने अप्रूव किया था और इन्होंने 4-5 साल के अंदर कहा कि भाई ये नहीं चल सकता, हमारी पावर, पैसा खत्म हो रहा है। इन्होंने कहा फौज सिर्फ 18% बजट खाती है, हालांकि पेंशन का खाता शामिल कर लो तो भाई 40-50% तो फौज बजट खा जाती है। एनीवे, वो डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन ये है कि इस वक्त जो बातचीत चल रही है 28वीं तरमीम की, वो 18वीं तरमीम को तोड़ के
मतलब सूबाई खुद मुख्तारी को खत्म करके मतलब बिल्कुल वही हालात बनाने के ऊपर बात की जा रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक दफा टूटा था और यहां से असली खतरा शुरू होता है। एनएफसी अवार्ड पैसा वापस इस्लामाबाद में लाने के लिए कहानी चल रही है। पाकिस्तान में पावर का असल सोर्स कौन सा है? जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी। वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी ट्विन सिटीज हैं और उसमें ताकत किसके पास है? बंदूक के पास है। माओ जेतंग का जो उन्होंने फॉर्मूला है कि जी ऑल पॉलिटिकल पावर रेस्ट एट द बैरल ऑफ द गन, ठीक है, ये बात है। अब यहां पे जो है वो ताकत अगर देखी जाए तो वो बंदूक के पास तो है, लेकिन क्या हकीकी ताकत भी बंदूक के पास है आज के दौर में? नहीं, वो पैसे के पास है। कहानी पैसे की, हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है। देखें, प्रपोज्ड अमेंडमेंट का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि जो सूबों का एनएफसी अवार्ड जो शेयर है वो कम किया जाए। मतलब जो रेवेन्यू सूबों को इस वक्त मिलता है वो वापस फेडरेशन के पास आ जाए, इस्लामाबाद रावलपिंडी फौज के कंट्रोल में आ जाए। और नैरेटिव क्या दिया जाएगा? नेशनल स्टेबिलिटी चाहिए हमें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए हमें, कौमी और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हमें चाहिए। सालों सियासी इस्तेकाम के साथ माशी इस्तेकाम आता है और मुल्की इस्तेकाम आता है, और सियासी इस्तेकाम अवाम की राय मानने की वजह से आता है। और अवाम की राय मानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अवाम की राय मानने के लिए मेरी जान आपको जो है वो अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करना पड़ेगा। और अवाम ने जो वोट है वो इमरान खान को दिया है, उसको तुमने जेल में डाला हुआ है, तो कैसे नेशनल सिक्योरिटी आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए? लेकिन सवाल यह है कि जब 75 साल से एक सेंट्रलाइज सिस्टम ने पाकिस्तान को आईएमएफ के पास पहुंचा दिया, तो फिर दोबारा से सेंट्रलाइज्ड सोल्यूशन कैसे हो सकता है जो इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है? देखें, आप देखें, हर मिलिट्री एरा के अंदर जब भी फौज की हुकूमत आई है, इस वक्त भी एक हाइब्रिड रजीम है जो पटवारियों ने मिलके चला रहे हैं फौज के साथ, जर्नलों के साथ। उसकी वजह से सूबे हमेशा कमजोर हुए हैं, प्रोविंसेस वीक हुए हैं, सेंटर को जो है वो पावर सेंटर बनाया गया है और रिजल्ट में कर्जा, डेट, डिपेंडेंसी, अमेरिका की गुलामी, एथनिक एंगर, बलोचों का गुस्सा, पख्तूनों का गुस्सा, सिंधियों का गुस्सा, ठीक है, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। इस वक्त पूरे का पूरा मुल्क तो जो है वो आईएसआई का सेक्टर कमांडर और एमआई का सेक्टर कमांडर मिलकर चला रहा है। अब अगर सिंध और बलूचिस्तान को यह महसूस कराया जाता है और खैबर पख्तूनख्वा को यह महसूस करवाया जाता है कि हमारा रिसोर्स लेकर हम पे दोबारा से कंट्रोल ये पंजाबी करना चाहते हैं, क्योंकि फौज पंजाब की है, मेजॉरिटी पंजाब की है, पॉपुलेशन मेजॉरिटी पंजाब की है, तो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सियासी नहीं होगा, रिएक्शन जज्बाती होगा। पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं आना, इमोशनल रिएक्शन आना है, आइडेंटिटी की बेस के ऊपर होगा। और तारीख गवाह है कि जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इग्नाइट होती है ना, एक दफा लसानी बुनियादों के ऊपर सियासत होती है, तो फिर रियासत का जो बयानिया है वो काम नहीं करता, ठीक है। और यहां पे जाहिर बात है लसानी बयानिया चल रहा है। कराची को सिंध से जुदा करने के लिए जो मैंने आपको 3-4 महीने पहले बताया था, अभी एविडेंस सामने आ गए हैं कि अब सबसे ज्यादा जो खतरनाक और एक्सप्लोजिव इशू है वो आर्टिकल 239 की क्लॉज 4 है। और अभी इस वक्त मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के मुताबिक, आइन के मुताबिक, अगर किसी प्रोविंस की बाउंड्रीज या राइट्स अफेक्ट करने हैं तो उस प्रोविंस की असेंबली का अप्रूवल जरूरी है। लेकिन प्रोपोज्ड अमेंडमेंट मुबैना तौर के ऊपर इस प्रोटेक्शन को मजीद कमजोर कर देती है। इसका मतलब है फेडरेशन को ज्यादा पावर मिलेगी नए प्रोविंस बनाने की, फेडरल टेरिटरी क्रिएट करने की और स्ट्रेटेजिक जोन कंट्रोल करने की। प्लान यही है ना कि बड़े शहर काबू में कर लिए जाएं, उनका रेवेन्यू उठाया जाए, उनके ऊपर कर्जा उठाया जाए और चाइना से पैसा लाया जाए और चाइना से जहाज माज ये वो ले। लेकिन अब यहां पे कराची का नाम नेचुरली सामने आता है। सिंध के अंदर जो है ऑलरेडी ये खौफ मौजूद है कि कराची को आखिरकार इस्लामाबाद स्टाइल फेडरल टेरिटरी बनाने की प्लानिंग हो सकती है। अब चाहे ऑफिशियली कोई माने या ना माने, परसेप्शन ही पॉलिटिक्स होती है। और अगर सिंधियों को लगे कि हमारी टेरिटोरियल
इंटेग्रिटी को जो है वो खतरे में डाला जा रहा है, तो फिर एंटी सेंटर सेंटिमेंट बहुत खतरनाक हद तक एस्केलेट कर जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ आईनी बहरान नहीं रह जाता, ये एक आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए। और दुनिया में कोई भी स्टेट आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स जीत नहीं सकती, चाहे वो यूएसएसआर ही क्यों ना हो, वो भी एटॉमिक पावर थी, उसके पास भी बड़ी तगड़ी फौज थी, या यूगोस्लाविया हो, या मिडिल ईस्ट की एग्जांपल्स आपके सामने हैं। देखें, गवर्नर रूल और हाइब्रिड सिस्टम 2.0 के दरमियान में अगली जो सबसे खतरनाक बात 28वीं तरमीम के अंदर आ रही है, वो ये है कि गवर्नर रूल जो होता है वो अप्रूव कौन करेगा? पार्लियामेंट नहीं। मुबैना तौर के ऊपर रिपोर्टेडली एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो इन्होंने अपने मर्जी के जज बिठाए हुए जिसके अंदर, वो ये अप्रूव करेगा गवर्नर रूल। अब इसका मतलब समझिए, सियासी बुरहान जो है वो आए, केपीके के अंदर इस वक्त जो है वो अनरेस्ट मौजूद है, सिंध के अंदर इस वक्त जो है वो खड़े हो जाते हैं लोग, बलूचिस्तान के अंदर लोग खड़े होते हैं, पंजाब तो इनके साथ मिला हुआ है ना, बेगैरती की आला तरीन मिसाल है। उसके ऊपर कल मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर बड़ी खुल के बात की है। जनरल इरफान मलिक के किस्से से बड़ा क्या किस्सा हो सकता है, जिस तरह नवाज शरीफ ने उसको नाम लेके जो है उसकी धी गिरानी के बेडरूमों के अंदर वो घुसा और उसके बाद अब उसके नीचे लगे में है। तो आप देखो कि जिस वक्त तमाम की तमाम सूबे उठेंगे तो इलेक्टेड पार्लियामेंट की जगह एक सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इंटरवेंशन जो है वो अप्रूव करेगा कि गवर्नर रूल लगा दिया जाए, जो कि इन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम के अंदर बड़े तरीके से कहानी डाली है। अब जाहिर बात है क्रिटिक्स इसीलिए कह रहे हैं कि जुडिशियल कवर जो है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल के लिए ही बना रहे हैं, यानी हाइब्रिड सिस्टम का नेक्स्ट एवोल्यूशन हो रहा है यहां पे। और सबसे ज्यादा टारगेट कौन होगा इसके अंदर? केपीके। मैं आपको बता दूं अभी से, क्योंकि केपीके के अंदर यूथ मोबिलाइजेशन है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सेंटिमेंट मौजूद है, बलूचिस्तान के अंदर भी होगा, टारगेट होगा। पीटीआई का सपोर्ट बेस केपीके को समझा जाता है। पश्तून पॉलिटिकल अवेकनिंग एक हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा इनके लिए इशू है। और सबका एपिक सेंटर इस वक्त जो है वो केपीके बन चुका है। और जाहिर बात है, जब लोगों को लगता है कि उनके वोट के सिस्टम की कोई कदर और कीमत ही नहीं है और उनके वोट के सिस्टम से निजाम नहीं बदलता, तो फिर वो सिस्टम तो अनस्टेबल हो जाता है और उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल करने के लिए गवर्नर रूल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से लगाने की बातचीत की जा रही है। और फिर जो इससे भी बड़ी खतरनाक बात है, वोटिंग एज जो है वो 18 साल से बढ़ा के 22 या 25 साल करके यूथ का वोट जो है वो उनसे, यूथ से, नौजवानों से उनका हक छीनने की कोशिश की जा रही है। वोटिंग एज 18 से 22 या 25 अगर आप करेंगे तो ऑफिशियल जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि जनाब यूथ इमेच्योर है। सालों तुम मैच्योर हो, तुम लोगों ने अपने मैं अभी इसके ऊपर सीरियस रहना चाहता हूं, नहीं तो मशूक आजम का किस्सा मैं निकाल के चाचू विस्की के किस्से में आपको बताऊं, लेकिन आप ऑफिशियल जस्टिफिकेशन देते हैं कि यूथ इमेच्योर है। इसीलिए इमरान खान को सपोर्ट करिए, इसलिए कहते हैं इमेच्योर है। सोशल मीडिया में रेडिकलाइजेशन है, भाई वो पब्लिक पल्स है सोशल मीडिया, पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है उनके अंदर। लेकिन सवाल यह है कि प्रॉब्लम क्या यूथ है या यूथ का नैरेटिव, बयानिया यूथ का? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा डिजिटल मीडिया ने स्टेट कंट्रोल जो बयानिया नैरेटिव है उसको चैलेंज करके रखा हुआ है। भाई अरबों रुपए लगा रहे हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर, लेकिन इनका बयानिया नहीं पकड़ा जा रहा। बड़े बड़े गाने बना रहे हैं आईएसपीआर वाले, इनका बयानिया नहीं चल रहा। यूथ ने सेंसरशिप चैलेंज की, यूथ ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एक्सपोज किया सोशल मीडिया के जरिए, और ट्रेडिशनल मीडिया की जो मोनोपोली है वो तोड़ दी। तो क्या अमेंडमेंट असल में इलेक्टोरल इंजीनियरिंग है, सियासी जोड़ तोड़ है, या परसेप्शन ऑलरेडी बन चुकी है? ये एक बात याद रखिएगा कि जब किसी मुल्क का यूथ सिस्टम से एक ज़हनी वाबस्तगी, जज्बाती वाबस्तगी अपने मुल्क से उसकी खत्म हो जाती है, टूट जाती है, तो फिर उस मुल्क का मुस्तकबिल, फ्यूचर इंतहाई तारीख डार्क हो जाता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है। आप उसको इंडियन प्रोपेगेंडा राह रू करके नहीं दबा सकते। अब क्या ये पाकिस्तान को अमेंडमेंट मजबूत करेगी या तोड़ देगी? अजीजा ने मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में गवर्नेंस इशू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन भी है, पाकिस्तान में जो है वो प्रोविंशियल इनकॉम्पिटेंस भी है, पॉलिसी पैरालिसिस भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोल्यूशन और ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है जो ये करना चाह रहे हैं? क्योंकि आगे आसम मुनीर 29वीं करके खुद सदर बनना चाह रहा है, फौज के हाथों में पूरा कंट्रोल है। तारीख का जवाब क्या है? तारीख कहती है नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है।
पाकिस्तान तब स्टेबल होगा जब फेडरेशन इंक्लूसिव होगी, तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी, जब सूबों को इज्जत मिलेगी, जिस तरह उनको वोट दिया गया, वोट की इज्जत वाकई होगी, अवाम को ओनरशिप मिलेगी, जब कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जो अभी नहीं है सालों। आई एम सॉरी, मैं जज्बाती हो जाता हूं, लेकिन क्या करूं। ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, इसके जरिए जो है पाकिस्तान मजबूत कभी भी नहीं हो सकता। अगर स्टेट हर क्राइसिस का सलूशन जो है वो सेंट्रलाइजेशन जीएचक्यू के कंट्रोल में करे, इंजीनियरिंग करे सेक्टर कमांडर्स आईएसआई के जरिए, बदमाशी करे लोगों के साथ, और उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिपुलेशन जो है वो करना शुरू कर दे, तो फिर जो इस वक्त रियासत के ऊपर एतमाद बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है, वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आज का पाकिस्तान 1970 वाला पाकिस्तान बन जाएगा। आज सोशल मीडिया है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है, आज इकोनॉमिक कोलैप्स बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, और एक फ्रैक्चर्ड लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी इस गवर्नमेंट की तरह से है ही नहीं, इस रजीम की है ही नहीं। ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी एग्रेसिव आईनी तरमीम करना आग से खेलने के मुतरादिफ है अजीजान मन। मैं डिस्ट्रप्शन के लिए माजरत चाहता हूं, बिल्कुल आखिर में जो है मुझे पता है कि डिस्टर्ब हो गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो फेडरेशन को मजबूत करना होगा, और फेडरेशन मजबूत डंडे के जोर के और बंदूक के जोर के ऊपर नहीं होगी, वो लोगों को मजीद इंक्लूसिव करने से होगी, डिसेंट्रलाइजेशन से होगी, सेंट्रलाइजेशन से नहीं होगी। और जिस दिन प्रोविंसेस को यह महसूस कराया गया, जो कि कराया जा रहा है, कि मुल्क हमारा जो है नहीं है, हम इसमें इक्वल पार्टनरशिप नहीं है, तो उस दिन जो है वो नारे बदल जाएंगे, और जब नारे बदल जाते हैं तो तारीख बदल जाती है। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।